नमस्कार सबको। मैं नूरजहां बेगम इससे आप सबके सामने महिब सिंह जी की शोक कहानी का सारांश लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। महिब सिंह जी 15 अगस्त 1930 जिला उन्नाव के एक गांव में, जहां उनके माता पिता कुछ वर्षों पूर्व सराय अलमागिरा जिला गुजरात में आकर बस गए थे। इन्होंने एमए हिंदी हिंदी में किया था और पीएचडी भी इन्होंने किया है। बहुत सारे अध्यापन कार्य भी इन्होंने किया है, जैसे कि खलासा कॉलेज, बाद में कंसाई विश्वविद्यालय में, और जापान में भी इन्होंने विजिटिंग प्रोफेसर का जॉब भी किया है। बहुत सारे रचनाएं इनकी हैं, बहुत ही खूबसूरत रचनाएं इन्होंने की है। जैसे कि कहानी संग्रह देखा जाए तो सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, घिराव, ऐसे बहुत सारे कहानी संग्रह भी इनके हैं। अभी जो ये प्रस्तुत कहानी है, जो शोक, इसमें सागर जी नामक एक व्यक्ति हैं, जो कि यह एक प्रमुख कैरेक्टर माने जाते हैं इसके। तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई है इस कहानी में। सबसे पहले जब ये कहानी प्रारंभ होती है तो उनके पिताजी उनका देहांत हो चुका है। बेटा किस प्रकार संवेदनहीन होकर अपनी सामाजिक छवि को दिखाने के लिए प्रयत्न करता है। और आजकल के ज़माने में हम देखते हैं ना, मोबाइल और फ़ोटोज़ या सेल्फ़ी, ये सब जो है हम लोगों के लिए बहुत ही नॉर्मल हो चुकी है। जहाँ कहीं भी जाते हैं, अगर आप कहीं एक पेशेंट को देखने के लिए गए, वहाँ पर भी सेल्फ़ी ले लेते हैं और उसे पोस्ट कर देते हैं। या कहीं शव घर जाते हैं तो वहाँ पर भी फ़ोटो ले लिया, उसको भी सेंड कर दिया, वीडियो कॉल किया, बात किया। पहले कितने भी दूर दूर लोग क्यों ना होते थे, कोई किसी की मृत्यु हो गई तो हम लोग वहाँ पर चले जाते, एक अंतिम संस्कार का कार्य करके आते, कुछ भी रिचुअल्स जो भी हैं उसे फिनिश करके आते। मगर अब के ज़माने में ऐसे नहीं है ना। मोबाइल मिल गया है तो मोबाइल में देख लिया, दर्शन हो गए, चलो ठीक है, कौन जाएगा। क्योंकि आजकल के दुनिया में, आजकल के आधुनिक दुनिया में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सब लोग इतने बिजी हो चुके हैं कि किसी को कोई समय देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में अभी जो घर में जो माहौल रहता था पहले पहले के ज़माने में, तो कोई मरता है तो हम लोग सोचते हुए बैठ जाते, या रोते, या लोगों को जल्दी जल्दी से इंफॉर्मेशन भेज देते, इस तरह से। तो यहाँ पर की ये जो कहानी है, इस कहानी में बड़े लोगों के जो बड़े बात या सोच होती है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर शौक से ज़्यादा यहाँ पर आर्टिफिशियलिटी जो है उसे हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि बहुत सारे लोग जमा होना चाहिए था, या बहुत सारे मंत्रीगण यहाँ पर जमा क्यों नहीं हो पाए, उसके लिए नहीं आने की वजह से इनकी स्टेटस के लिए कम हो चुका। यह सब विषय हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। कहानी की शुरुआत में एसपी सागर जी के पिता, जो 72 ईयर्स, 72 साल या 73 साल जो था, 72 to 73 साल होता होगा, वो उनकी मृत्यु हो गई है। अस्वस्थ होने के कारण, हार्ट अटैक कुछ आने की वजह से मृत्यु हो गई है उनका। सुबह ही दिल का दौरा पड़ा था। पड़ते ही अपने पिताजी की मृत्यु का शोक समाचार अपने परिचितों को सुनाने के लिए फ़ोन उठाते हुए सागर जी बैठ जाते हैं। सागर जी को समझ में नहीं आ रहा था कि किसे फ़ोन करें और किसे ना करें। और तब उनको एक अल्फ़ाबेटिकल आर्डर थ्रू, जो फ़ोन डिक्शनरी होती है उसे लेकर बैठ जाते हैं, उसके थ्रू यह जो है कॉल करना प्रारंभ करते हैं। उनके पास एक डायरी था जिसमें आ से शुरू होते हैं सब बात नामे, तो उससे शुरू करते हैं। पहला नाम इनको मिलता है अमरनाथ। अमरनाथ को फ़ोन मिलाते हैं। मिलाने के बाद पिताजी का जो देहावास हुआ तो उसके बारे में वहाँ पर न्यूज़ दिया जाता है। और बात ख़त्म करके उन्होंने महसूस हुआ कि 5 से 10 मिनट का समय लगाने के काम जल्दी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए वे तुरंत अगला नाम ढूंढने लगे और अमरजीत सिंह को फ़ोन करते हुए, और उन्होंने क्या है इनके विषय को बताने का प्रयास किया, जो कि वो एक ट्रांसपोर्टर थे, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर थे। उन्होंने सागर जी को सांत्वना दिया। जो व्यक्ति को इन्होंने कॉल किया था, जैसे कि मैंने अभी बताया, अमरजीत सिंह, उन्होंने सागर जी को सांत्वना दिया और पूछा कि क्या हो गया था, कैसे निधन हुआ, सब। तो इन्होंने बोला कि निगम बोध घाट जाने के लिए एक मिनी बस जो है उसका प्रबंध कर देता हूँ मैं, और मैं भी समय पर पहुँच जाऊँगा, इस तरह से। तो फ़ोन रखकर अमरजीत सिंह की सहायता के बारे में विचार करते हुए इनका ध्यान जाता है कि
उन्होंने भी अमरजीत सिंह को एक टाइम पे बहुत ही साथ दिया था। उनके टूरिस्ट बसों के लिए ऑल इंडिया परमिट दिलाने के लिए इन्होंने बहुत ही हेल्प किया था उनके लिए। तो आज वो एक छोटी सी एक मिनी बस भेज रहा है या वो खुद ही व्यक्ति आ रहा है, तो इसके लिए वो बहुत बड़ी बात नहीं थी। आप सब जानते होंगे जो फ़ोन की डायरेक्टरी होती है उसमें सब सारे जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उन लोगों का फ़ोन नंबर नहीं होता है। वो जो भी बहुत बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, जो बिजनेस पर्सन्स होते हैं या जो कोई भी नेता होता है, ऐसे सब जो भी व्यक्ति होते हैं उन लोगों के नाम होते हैं। तो इसीलिए इन्होंने फ़ोन की डायरेक्टरी निकाली और इसमें से कॉल करना शुरू किया। उनका ध्यान वापस फ़ोन करने के लिए गया और अगला फ़ोन अनीस, अहमद, अनिल, अरोड़ा, अनूप सिंह, ऐसे सब से आने वाले सब लोगों के लिए इन्होंने कॉल करना शुरू किया। फिर उन्होंने सोचा कि इस तरह से से लेकर यहाँ पर यारालावा तक के कितने वर्ड्स होंगे, कितने नंबरों को अभी कॉल करना है, तो अभी शुरू कहाँ से करें और कहाँ से ना करें, किसे बताएं, कुछ भी समझ में नहीं जा रहा था। इसलिए इन्होंने बहुत ही सोच समझ कर ये किया कि क्यों ना मैं कुछ महत्वपूर्ण लोगों को, जो विशिष्ट लोग होते हैं, जो वीआईपी लोग होते हैं, वैसे नेताओं लोगों को क्यों ना मैं कॉल करूं। उन्हें लगा कि दाह संस्कार के समय तक मुझे टाइम हो जाएगा, तो उससे पहले मुझे सबको इन्फॉर्मेशन तो देना है। तो इसीलिए डायरी में विशिष्ट लोगों के नाम याद करते समय पहले उन्होंने परिवहन मंत्री जो है, यानी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं, उनका नाम याद आता है, उनको कॉल करते हैं। उनको फ़ोन करने पर उनके पीए शर्मा ने वहाँ पर फ़ोन उठाया। उन्होंने सागर जी को नहीं पहचाना और अपनी पहचान बनाते हुए शर्मा जी को मंत्री जी से बात कराने को कहते हैं। फ़ोन पर प्रतीक्षा करते हुए वे सोचकर परेशान हो रहे होते हैं कि अगर दाह संस्कार के वक्त निगम बोध घाट पर कोई मंत्री नहीं आया तो बड़ी बद हो जाएगी, यानी इनकी इंसल्ट हो जाएगी। और तभी उन्होंने अपने घोर प्रतिद्वंद्वी स्वरूप चंद को भी उन्होंने कॉल किया। प्रतिद्वंद्वी का मतलब इनके अगेंस्ट कॉम्पिटिटर जो थे उनको इन्होंने कॉल किया। और क्योंकि कुछ महीने पहले उनकी माँ का भी देहावास हुआ था। निगम बोध घाट पर नेताएं, पत्रकारें, लेखक, बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हुए थे उस संदर्भ में, जिसे देखा स्वरूप चंद के चेहरे पर गर्व का भाव साफ साफ दिखाई दे रहा था। अगर अभी यहाँ पर स्वरूप चंद के माँ के देहावास के संदर्भ में उतने लोग जमा हुए हैं, तो उससे दुगने लोग मेरे पिताजी के देह संस्कार के संदर्भ में जमा होना चाहिए, इस तरह से इनकी सोच थी। तभी सागर चौंक उठे, क्योंकि फ़ोन पर दूसरे तरफ से मंत्री जी बोल रहे थे। सागर जी ने मंत्री को पिता के दाह संस्कार पर 2 मिनट के लिए आने का निवेदन भी कर दिया। पत्नी ने देखा कि पति सुबह से लेकर बड़ी सिर्फ फ़ोन में ही बहुत ही अपना समय गुजार रहे हैं। तो पत्नी आती है और कहती है कि फ़ोन बंद कर दीजिए, अभी क्रिया का अंतिम संस्कार का समय होने के लिए आ रहा है, कब तक आप फ़ोन में ही लगे रहते हैं, करके ये ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ यहाँ पर आती है। तब उन्हें लगा कि उनकी पत्नी शीला कितनी मूर्ख है, उसे पता ही नहीं है कि इम्पोर्टेंट्स लोग जमा होने का कितना फ़ायदा होता है। उसे समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे मौके पर बड़े बड़े लोग आना बहुत ही बड़ी बात होती है, हमारे लिए स्टेटस मेंटेन करने के लिए और हमारी इज्जत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तब शील को इस बात पर चिंता सताने लगती है कि काम और दोपहर से पहले कैसे होगा, ये तो यहाँ पर बैठ गए हैं फ़ोन लगाते हुए, सारा काम अंतिम संस्कार का सब कौन करेगा। तब सागर ने अर्थी को दोपहर के बाद ही निकालने की बात कही और कहा कि यदि पिताजी शाम को मरे होते तो मैं सुबह ही अखबार में डाल देता, इतना कॉल करके सबको सुनाने की आवश्यकता नहीं रहती, सबको भी न्यूज़ जल्दी से पहुंच जाता। ये तो सुबह सवेरे मरे हैं ना, तो मुझे कॉल करना ही पड़ता है। और परंतु शाम के अखबार को कोई उतना सीरियस नहीं लेता। अभी भी डलवा सकता हूँ मैं न्यूज़, मगर कोई उतना सीरियसली नहीं लेता और सब लोग पढ़ेंगे नहीं, और मैं कॉल करके बोलूँगा नहीं तो मेरे पिताजी के संस्कार के समय में लोग सब कैसे जमा होंगे, इसलिए सभी को फ़ोन करके बता रहा हूँ।
अर्थी के लिए आवश्यक सामग्री का प्रबंध किरपाल नामक एक व्यक्ति कर रहा है। किरपाल मतलब यहाँ पर इनकी पत्नी जो है शीला, उनके भाई हैं यानी इनके साले साहब, वो सब कुछ देख रहे हैं। उसके उतने में सामने से गुजरता देखकर किरपाल को बुलाया जाता है वहाँ पर अंतिम संस्कार के विषयों के बारे में बात करने। इस पर साला जो है उनसे बोलता है कि आप निश्चिंत रहें, सारा काम हो रहा है, सब कुछ मैं करता हुआ जा रहा हूँ। और उतने में बहना को बुलाकर यानी शील को बुलाकर कोने में कहता है मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो बहना जो है 100 के नोट जो है अपने ब्लाउज में से अंदर से निकाल कर इसे दे रही है। ये बात यहाँ पर सागर देखता है और सोचता है कि यहाँ पर हमें इसके काम के साथ साथ इसका भी अपना काम यहाँ पर देख रहा है करके, और देखकर 200-400 इसमें से नोट ज़्यादा ही ऐंठ लेगा ये करके सोचते हुए और फिर से अपने काम में लग जाते हैं। 2-4 लोगों को फ़ोन करने के बाद सागर अंदर के कमरे में पिता की अर्थी के पास जाकर बैठ गए। अपने दोनों हाथों को पिता के पैरों पर रख सिर झुकाकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। आसपास बैठे हुए सब लोग इनको सांत्वना देने लगे। शाम को निगम जो बोध घाट है यानी जहाँ पर अंतिम संस्कार करते हैं वहाँ पर निकलने का प्रयास किया गया और सब लोग वहाँ पर चले गए। बहुत भीड़ थी घाट पर, भीड़ तो थी, वहाँ संवेदना व्यक्त करने वालों का सागर विनम्र भाव से धन्यवाद कर रहे थे। पिता को मुखाग्नि देने के दायित्व बड़े भाई को मिल गया था क्योंकि वह काम से दोपहर में ही जल्दी से ही आ चुके थे, तो ये दायित्व इनका नहीं था। किरपाल जो है इनके साले साहब सभी व्यवस्था देख रहे थे। तभी भीड़ में से उपमंत्री आनंद जी आते दिखे। सागर का जो बोझ था, जो सिर के ऊपर जो बोझ नज़र आ रहा था, कोई भी उपमंत्री नहीं, मंत्री नहीं आया, कोई वीआईपी नहीं आया, ये जो टेंशन था इनके सिर पर था, तो थोड़ा बहुत इनका चेहरा जो है वो चमक पड़ा। वे जैसे ही मंत्री के पास पहुँचे उन्होंने सागर को गले लगाया और संवेदना भरे शब्द बोले और श्रद्धा सुमन जो है उनको अर्पित किया। चौथे दिन कुछ प्रमुख लोगों को शमशान से वैन में अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाना था, परंतु सागर नहीं जाते क्योंकि वे पिछले 2 दिनों से बहुत ही उदास थे। पत्नी के बहुत समझाने पर भी वो समझते ही नहीं थे। पत्नी बार बार समझा रही थी कि सबके माँ पापा हमेशा हमारे मरने तक नहीं रहते हैं, सबको भी एक न एक दिन मरना ही पड़ता है, आपको कितने बार समझाऊं इस तरह से। मगर सच कहा जाए तो यहाँ पर पत्नी जो सोच रही थी ऐसे नहीं था। यहाँ पर जो सागर थे उनको टेंशन कुछ अलग था क्योंकि यहाँ पर इनके जो कॉम्पिटिटर थे स्वरूप चंद, उनके माता के संदर्भ में 1000 लोग तो वहाँ पर जमा हुए थे, तो उनसे ज़्यादा इनके पिताजी के समय में यहाँ पर जमा होना चाहिए था, 1500-2000 के करीब, मगर उतने लोग तो नहीं थे। और अपने जो रिश्तेदार थे वो भी बहुत कम थे, बहुत ही वीआईपी लोग भी कम थे वहाँ पर। तो ये सब जो है इनको बहुत ही जो सिर में बहुत ही टेंशन हो रहा था। वीआईपी लोग भी कम थे, अपने लोग भी कम थे, बहुत सारे लोग आए भी नहीं, जो नेता लोग आने की बात दिए थे वो लोग भी आए नहीं, तो इसीलिए इनको टेंशन हो रहा था। उतने में अस्थियों के विसर्जन के बाद लोग जितने भी जमा हुए थे सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। बच्चे भी खा पी कर सो जाते हैं और तभी अपनी माँ के ऊपर इनका ध्यान जाता है। एकटक देखते रहते हैं और सोचते हैं कि आज नहीं तो कल माँ भी मर जाएगी क्योंकि उम्र तो इनकी भी हो गई है। तो अब तो पिताजी के संदर्भ में बहुत सारे लोग जमा नहीं हुए हैं। माँ के टाइम पर तो बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है ही। इस तरह से कल्पना करते हुए कुछ ऐसे ही बैठते हैं कि एक स्वप्न जैसे इनको दिखता है। इनके माँ जो हैं वो देहवास, इनके माँ का देहावास हो चुका है। वहाँ पर राष्ट्रपति के एडीसी आए हैं और माँ की आरती पर फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता रख रहे हैं, बहुत शानो शौकत से रख रहे हैं। तो उनको देखने के लिए, राष्ट्रपति को देखने के लिए वहाँ पर ढेर सारे लोग जमा हुए हैं। तो ये बहुत ही खुश हो जाते हैं इस विषय वस्तु को वहाँ पर देखते हुए। और इतने में
उनका जो स्वप्न था वो टूट जाता है और बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि माँ के टाइम पे ऐसे ही सब लोग जमा हो जाएं तो अच्छा है। तो माँ भी दूर से अपने बेटे को देख रही थी कि बहुत ही टेंशन में दिखाई दे रहा है। असल में जो इनकी माँ की सोच और इनकी पत्नी की सोच और जो देखने वालों की सोच थी वो अलग था। यहाँ पर पिताजी के मरने के वजह से इनका शोक नहीं था। यहाँ पर अंतिम संस्कार के संदर्भ में बड़े बड़े लोग, बहुत सारे लोग नहीं आए, यही इनके लिए टेंशन था। तो सागर जी माँ को एकटक देखने लगे, फिर धीरे से उठकर उनके पास जाकर बैठ गए। माँ के पास बैठे बैठे उनके आंखों में से आंसू झलकने लगे और यह कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। यहाँ पर बोला जाए तो इस कहानी की विशेषता मानव जीवन में सामाजिक संबंधी की अहमियत और पारिवारिक संबंध की जो निर्लक्ष्यता को दिखाते हुए पिता के मृत्यु को यहाँ पिता के मृत्यु के दृश्य को दिखाया गया है। और जीवन से परिचय कराने वाले पिता की मौत के दुख से अधिक दुख पुत्र को उनकी मौत पर परिचित लोगों के ना आने से था। मानव समाज के संवेदना विहीन होने के भाव को यथार्थ रूप में चित्रित किया गया है। अपने रुतबे को दिखाने के लिए मानव किसी भी मौके को नहीं छोड़ना चाहता है, और चाहे वह पल शोक का क्यों ना हो, चाहे वह बहुत खुशी का क्यों ना हो। संसार की इस विडंबनाओं को लेखक ने शोक नामक एक शीर्षक देते हुए यहाँ पर इस कहानी को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कहा जाता है कि अपने स्थान मान से परे मानव को जीवन के हर पल को भोगना चाहिए, क्योंकि जीवन का कटु सत्य मृत्यु ही है। आज पैदा हुआ व्यक्ति कल तो मरना ही है। भूतकाल में घटित घटनाओं के और भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बीच वर्तमान नष्ट होता जाता है। इसलिए मानव को जीवन मरण के बीच के जो विषय वस्तु है उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए, और जो संबंध होते हैं उसके बारे में लगाव होना चाहिए। तभी जीवन जो है वो सार्थक बन सकता है। तो यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप सबको समझ में गई होगी। धन्यवाद सबको, नमस्ते।